देखिए अब हम लोग आते हैं प्रपत्र 3.1 भरने का तरीका पता करते हैं कि प्रपत्र 3.1 को कैसे आपको भरना है, कैसे फिलअप करना है और सही सही फिल करना है ताकि आपका काम आसानी के साथ हो जाए। यहाँ पर देखिए ये प्रपत्र 3.1 जो है ये वंशावली का फॉर्म है। वंशावली के फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पूर्वज के नाम पर कोई ज़मीन थी और आप उनके वंशज हैं और वंशज होने के नाते आपको वो ज़मीन प्राप्त है। तो अगर आपके पूर्वज के नाम पे कोई ज़मीन है और आप उनके वंशज हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है। आपको जो हिस्से में ज़मीन मिली हुई है उस हिस्सेदारी को इसमें दर्शाया जाएगा। तो सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेवा में शिविर प्रभारी अंचल और ज़िला। तो जिस अंचल के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस ज़िला के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस अंचल और ज़िला का नाम यहाँ पर भरेगा। जैसे आप अंचल, अभी हम बात कर रहे हैं बोखरा की, तो बोखरा अंचल हो गया और ज़िला आपका सीतामढ़ी, तो ज़िला सीतामढ़ी यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये आपका ऊपर में दो ऑप्शन पूछ रहा है, अंचल का नाम और ज़िला का नाम। ये अपने अपने अंचल और अपने अपने ज़िला का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्वयं की वंशावली समर्पित करने हेतु के संबंध में ये विषय जो है फॉर्म का वो है कि अपनी वंशावली आप समर्पित कर रहे हैं, वो इससे साबित होगा, यहाँ पर है। उसके बाद देखिए महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। इसमें एक चीज़ कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर 3 कॉलम दिया हुआ है, इस 3 कॉलम में किसका किसका नाम और कैसे कैसे भरना है। तो इसमें 2 तरह का कंडीशन बनता है। अभी फॉर्म 2 के केस में मैंने बताया कि अगर आप लोगों का खतियानी ज़मीन है या फिर पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है और उसका बंटवारा हो गया है, तो अगर बंटवारा हो गया है तो एक आदमी, एक रैयत, एक किसान अपने नाम से ये फॉर्म भरेंगे। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है, आपके पूर्वजों की जो जीवित वंशज हैं उन सभी के नाम से सम्मिलित रूप से उन सभी के द्वारा जोत कोर किया जा रहा है, तो इसमें सारे लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर 3 कॉलम दिया हुआ है। अगर 3 लोग आपके वंश में हैं तो 3 लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज कीजिए, और अगर इससे ज़्यादा लोग आपके वंश में हैं तो यहाँ पर इत्यादि लिख के आप वंश वृक्ष पीछे में बना दीजिएगा। उससे साबित हो जाएगा कि सारे लोग इसमें आ गए। जैसे यहाँ पर किसी एक आदमी के द्वारा हिस्सा मिला हुआ और एक आदमी को का जोत कोर है, तो यहाँ पर एक आदमी का नाम लिखिएगा, जो रैयत है वर्तमान में जीवित रैयत, उनका नाम लिखिए और उनके पिता का नाम लिखिए। ये रैयत का नाम लिखाएगा और यहाँ पे पिता का नाम लिखाएगा। लेकिन आप अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई इस तरह मिल के किसी ज़मीन को जोत रहे हैं और हिस्सा प्राप्त है आपको, तो यहाँ पर 1, 2, 3 लिखिएगा और इत्यादि कर दीजिएगा। और बाकी आगे जितने भी लोग होंगे सबका वंश वृक्ष पीछे में बना दीजिएगा। वो तरीका मैं बताता हूँ अभी। तो ये 3 लोगों का नाम लिखकर उनके पिता का या जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए निवासी का कॉलम है कि निवासी आप किस ग्राम के हैं, वो निवासी का नाम लिखिएगा। वो जो निवास स्थल आपका है उसका नाम लिखिएगा। ग्राम आपका हो गया, जो आपका गांव है वो उस गांव का नाम लिखिएगा। थाना है, ये पुलिस थाना है, जो आपका पुलिस थाना होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। अंचल है, जिस अंचल की ज़मीन है उस अंचल का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। ज़िला, जिस ज़िला की बात होगी उस ज़िला का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद एक कॉलम है इसमें जाति। जाति हर खतियान में दर्ज किया जाता है। अभी आप लोग अंचल कार्यालय में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, तो आपका पुराना जो खतियान है, आपके पूर्वजों का जो खतियान है वो उठा के चेक किया जाता है कि आपके पूर्वज किस जाति से बिलोंग करते थे। तो जिस जाति से आपके पूर्वज बिलोंग करते थे उसी जाति से आप भी बिलोंग करते हैं और वहाँ से वो वेरीफाई किया जाता है, इसलिए आपकी जाति यहाँ पर पूछी जा रही है। बिहार में कुल 254 तरह की जाति है। उस 254 तरह की जाति में आप किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो जाति का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद आगे में ये लिखा हुआ प्रपत्र 2 में अंकित जमाबंदीदार का नाम। एक्चुअल ये है कि प्रपत्र 2 जो है वो कहलाता है जमाबंदी पंजी। जमाबंदी पंजी में जिनका भी नाम है, हो सकता है कि आपके बाबा के नाम पे खतियान था और आज भी आपके बाबा के नाम पे ही जमाबंदी कायम है, उन्हीं के नाम पर चल रहा है। तो प्रपत्र 2 में जिनके नाम पर जमाबंदी कायम है उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना है और उनके पिता का नाम दर्ज करना है। फिर आगे आपका ग्राम का नाम है, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का नाम रहेगा, उस राजस्व ग्राम का नाम रहेगा, अंचल का नाम रहेगा
और जमाबंदी क्रमांक संख्या है, जिसको हम लोग जमाबंदी संख्या बोलते हैं कि आपकी जमाबंदी संख्या क्या है, वो आपको अंचल कार्यालय से पता कर लेना है, या आप रसीद वगैरह कटवाते होंगे तो वहाँ पे जमाबंदी संख्या ऊपर में लिख दिया जाता है रसीद पे। अगर ऑफलाइन रसीद कटवाते हैं तो ऊपर में देखिएगा राइट साइड में सबसे ऊपर में जौ करके लिखा रहता है, एक नंबर दिया रहता है, तो वो जो जौ करके लिखा रहता है वो जमाबंदी संख्या ही, जमाबंदी नंबर ही है। वहाँ से देख के आप लोग जमाबंदी संख्या यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए खाता संख्या है, ज़मीन का जो भी ब्यौरा है, जो खाता संख्या आपके पास है, जो आपके पूर्वजों के नाम पे थी, वो सारा खाता संख्या यहाँ लिखिएगा। खेसरा संख्या है, खेसरा संख्या लिखिएगा। रकबा उसका, हर एक खेसरा का क्या क्या रकबा है वो लिखिएगा। और अगर आप लगान पे कर रहे हैं तो लगान यहाँ पर लिखिएगा। अगर लगान नहीं पे कर रहे हैं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए कॉलम जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा है। अगर आपके पास 10 प्लॉट है, 20 प्लॉट है तो यहाँ पे नहीं हटेगा, तो आप 2-4 खाता और खेसरा यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और इसका सारा डिटेल इसके अगले पन्ने पर रहता है, वो सारा देखिए। ये सेकंड पेज है उसका, इस पेज पर आप लोग ये दर्ज कर सकते हैं सारा डिटेल। तो ये पहला पन्ना पे अगर नहीं हट रहा है तो इसको कुछ यहाँ पर लिख के आप लोग सेकंड पेज पे पूरा डिटेल दर्ज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। ये करने के बाद यहाँ पर नीचे में देखिए कि नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं, यानी कि जो आपका वंशावली है ये वंशावली आपको खुद से बनाना है। वंशावली बनाने का कई ऑप्शन आप लोगों के पास है। जो सबसे आसान ऑप्शन है वो ये है कि आप उस वंशावली को खुद से बनाकर 100 अभिप्रमाणित, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, वो करके भी लाके जमा करेंगे तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। तो वंशावली आपको इसके पीठ पर, ये जो फॉर्म है इसके पीछे आप अपना वंशावली बना देंगे और नीचे में अपना साइन कर देंगे तो वो 100% मान्यता है, उसके आधार पर सर्वे होगा। सर एक डाउट है, जैसे वंशावली अगर कोई स्वयं से बनाता है तो वो क्या, जैसे मान लीजिए किसी के दादा के नाम से अभी उनके पिताजी जीवित है, तो क्या उनके पोता को दर्शाना जरूरी है या ऐसे ही पिते तक छोड़ देना है? देखिए, भूमि सर्वे में जो भी वंशावली इस्तेमाल होती है उसमें जहाँ पे जीवित रैयत आ गए वहीं पर उस वंशावली को बंद कर दी जाती है और शुरुआत आपको वहाँ से करना है जिस रैयत के नाम पर पेपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि आपके दादा के नाम से खतियान है और आपके पिताजी और चाचा जी अभी जीवित हैं, तो सबसे ऊपर में आपके दादाजी का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। फॉर एग्जांपल एक नाम हम ले लेते हैं कि किसी का नाम राहुल है, राहुल आपके दादाजी हैं जिनके नाम पे खतियान दर्ज है, तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखिएगा राहुल। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर स्वर्गीय लगा दीजिएगा। स्वर्गीय से ये सत्यापित हो जाता है कि वो उनका डेथ हो चुका है, आपको अलग से डेथ सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वर्गीय राहुल लिख दिया और स्वर्गीय राहुल के बाद यहाँ पर उनके पिता का नाम भी दर्ज कर दीजिए ताकि खतियान से वो मैच करने में आसानी हो। पिता का नाम जो भी है, स्वर्गीय मान लेते हैं कि रामकिशोर है तो रामकिशोर यहाँ पर लिख दीजिए, स्वर्गीय रामकिशोर। ये हो गया। इसके नीचे आप एक वंश वृक्ष बनाइएगा जिसमें इनके जितने पुत्र और पुत्री हैं सबका नाम दर्ज किया रहेगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के स्वर्गीय राहुल जी जो थे, इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, तो यहाँ पर 2 पुत्र और 1 पुत्री का नाम आप लोग दर्ज कर दिएगा। एक पुत्र जिनका नाम अभिषेक है तो यहाँ पर अभिषेक दर्ज कर दीजिए और एक पुत्र जिनका नाम रोहन है तो रोहन दर्ज कर दीजिए। एक पुत्री उनके पास है, मान लेते हैं कोई भी नाम उठा लेते हैं, खुशबू कुमारी है तो खुशबू कुमारी यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये हो गया। अगर ये तीनों जीवित हैं तो वंशावली आके यहीं पे बंद हो जाएगी, आपको नीचे दर्ज नहीं करना है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक की भी मृत्यु हो गई है तो आप क्या करेंगे कि उनके नाम में फिर से स्वर्गीय लगा देंगे और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर उनके नीचे आएंगे। जैसे ये अभिषेक जी हैं, इनकी मृत्यु हो गई है तो ये स्वर्गीय आगे लगा दिए और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर इसके नीचे अगर उनकी पत्नी जीवित है तो पत्नी का नाम दर्ज होगा। अगर पत्नी जीवित हैं तो वो मसूमात रहेंगी, तो मसूमात जो भी है, मान लेते हैं कि एक नाम है शांति देवी तो शांति देवी यहाँ पर दर्ज कर दिया और फिर इसके नीचे इनके जो भी पुत्र पुत्रियाँ होंगी उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो गई है तो फिर पत्नी का नाम भी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्वर्गीय अभिषेक के नीचे उनके जो भी पुत्र और पुत्री हैं उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पुत्र हैं उनके पास, कोई भी नाम ले लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पहला जो पुत्र है वो रोहित नाम है, दूसरा पुत्र अजय नाम है और तीसरा पुत्र मुरली नाम है।
तो ये तीनों पुत्र का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। नीचे वंशावली में वंश वृक्ष तभी आएगा जब ऊपर वाले रैयत का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है, तब नीचे लाएंगे। अगर जहाँ पर जीवित रैयत आके ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पर आप वंशावली को बंद कर देंगे, वंशावली आगे नहीं बनाना है। और यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वंशावली, उनका स्वविप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर साइन कर देंगे। इसका 100% मान्यता है और इसी के आधार पर हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के उपरांत अगर ये वंशावली सही पाया जाता है तो इसके आधार पर काम किया जाएगा। तो हम बता रहे थे ये चीज़ कि वंश वृक्ष में टेबल फॉर्म लगा दिए और यहाँ पर आप साइन कर दिए, रैयत का साइन यहाँ पर हो जाएगा, जो रैयत फॉर्म जमा कर रहे हैं उनका यहाँ पर साइन होगा। इसी का दूसरा पेज जो आता है वो दूसरा पेज देखिए इस तरह का पेज आएगा आप लोगों का। इसमें आपको जो आपको हिस्सेदारी में ज़मीन मिली हुई है, जो उत्तराधिकारी के तौर पे ज़मीन मिली हुई है, वो ज़मीन का ब्यौरा इसमें फिर से भरना है। यहाँ पर देखिए पहला जो टेबल में है ये है रैयत का नाम। रैयत मैंने अभी आपको बताया है कि रैयत जो ज़मीन जोत कोर कर रहा है उसको बोलते हैं। तो जो भी रैयत हैं उस रैयत का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये पहला वाला कॉलम। सेकंड कॉलम है पिता का नाम। तो इस रैयत के पिता का नाम क्या है वो यहाँ पर दर्ज करना है। पिता का नाम जो भी होगा वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद है अस्थाई पता। आपका घर जहाँ भी हो, जिस परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप अपना दर्ज कर सकते हैं, अस्थाई पता यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं जिस गांव में आप रहते होंगे। उसके बाद आगे जो भूमि है उसका ब्यौरा दर्ज करना है। भूमि के ब्यौरा में आपका खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी। ये जो प्रपत्र 2 में मैंने बताया है सेम प्रोसेस है कि आपके पेपर पे खाता संख्या दर्ज रहता है, वहाँ से देख के आप खाता संख्या लिख लेंगे। खेसरा संख्या भी दर्ज रहता है जो खेत का संख्या कहलाता है या प्लॉट नंबर बोल सकते हैं उसको, वो चीज़ यहाँ पर दर्ज कीजिए। उसका कितना रकबा है वो रकबा यहाँ पर दर्ज कीजिए। और वर्तमान चौहद्दी, जो वर्तमान में आपके चौहद्दीदार हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जिनके नाम पे जमाबंदी कायम है और जमाबंदी संख्या उनको पता है वो यहाँ पर जमाबंदी संख्या दर्ज कर देंगे। अगर पता नहीं है तो ये भी कॉलम खाली आप छोड़ सकते हैं, जमाबंदी संख्या कंपलसरी नहीं। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में यहाँ पर देखिए फिर जो याचिकर्ता हैं, जो फॉर्म जमा करने वाले हैं, उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान है। तो अगर आपको हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कीजिए, अंगूठे का निशान लगाते हैं तो अंगूठे का निशान लगाइए और उसके नीचे अपना पूरा पता भरना है। जो आपका वर्तमान पता है वो पूरा पता यहाँ पर डिटेल भर देना है। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्म के साथ जो फॉर्म मैंने भरा है प्रपत्र 2 और 3.1, इसके साथ क्या क्या आपको दस्तावेज लगाना है, क्या क्या पेपर लगाना है जिसके आधार पर सर्वे का काम किया जाएगा। तो सबसे पहला पेपर आता है वो खतियान, कि अगर खतियानी ज़मीन आपके पास है तो खतियान की एक छाया प्रति इसमें लगानी पड़ेगी। अगर आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है तो पूर्वजों के नाम की ज़मीन के लिए उसको सत्यापित करने के लिए कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके ख़ानदान के लोग हैं, उसको सत्यापित करने के लिए वंशावली बनती है। तो अगर आपके पूर्वज के नाम पे कोई ज़मीन है तो आप वंशावली बनाइए और वंशावली इसके साथ अटैच कीजिए, उसका एक फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर आपके पास कोई केवाला है जो रजिस्ट्री डीड कहलाती है, अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवाया है, केवाला करवाया है या आपके पूर्वजों ने केवाला करवाया है तो उस केवाला की छाया प्रति भी इसके साथ संलग्न करना है। हर एक रैयत के पास आधार कार्ड होता है, वो आधार कार्ड की कॉपी भी इसमें लगानी है। उसके बाद कुछ केस ऐसा बनता है कि ज़मीन पे केस चला और केस होने के उपरांत कोर्ट से कोई डिसीज़न आया है जिसको डिग्री कॉपी बोलते हैं। तो अगर कोर्ट का कोई आदेश है, कोई सक्षम न्यायालय का कोई भी आदेश है, कोई भी डिग्री है, तो वो डिग्री कॉपी इसमें लगा देनी है ताकि उससे साबित हो जाए कि कोर्ट का क्या आदेश दिया गया है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो केस कॉपी इसके साथ लगा देनी है और केस कॉपी से ये चीज़ हो जाएगा क्लियर कि उस ज़मीन पे विवाद है, उस ज़मीन पे केस चल रहा है। उस चीज़ को हम लोग अगले जो खतियान बनेगा उसमें दर्ज कर देंगे कि केस इस पर चल रहा है। वैसा एक ऐसा भी स्थिति बनता है कि बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि किसी के नाम पे ज़मीन है और उनकी कोई औलाद नहीं हुई, इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो कोई ना कोई तो उसका वारिस होगा। तो वारिस से संबंधित अगर कोई आपके पास पेपर है, वारिस होने का कोई भी संबंध प्रमाण पत्र है, तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी, अटैचमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस था प्रपत्र 2 और 3.1 भरने का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे कि यहाँ पर जो अस्थाई पता भरना है, किन्हीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं किसी दूसरे राज्य में, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उस राज्य का एड्रेस आ चुका है, तो वहाँ जो उनका घर यहाँ पे है, तो वैसे स्थिति में उनका कहाँ का एड्रेस डलाएगा, उनका आधार कार्ड वाला या फिर जो यहाँ पे बिहार उनका घर है वहाँ का?
देखिए, आधार कार्ड पे जो पता रहता है वो आधार कार्ड आप जहाँ से बनाइएगा वहाँ का पता रहता है, उसको अस्थाई पता नहीं बोलते हैं हम लोग। अस्थाई पता का मतलब ये हुआ कि आप परमानेंट रेसिडेंस कहाँ के हैं, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका है वो कहाँ से निर्गत है। तो जिस जगह पर आप परमानेंट तौर पर घर बना के रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे दर्ज करना है, वो एड्रेस ही आपको दर्ज करना है, आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर दर्ज नहीं करना है। वैसी स्थिति में अगर कोई गांव के लोग हैं और बाहर में रहते हैं, आधार कार्ड पे बाहर का एड्रेस दर्ज कर लिए हैं, तो आप का जो परमानेंट एड्रेस से संबंधित कोई भी साक्ष्य है वो साक्ष्य इसमें लगा दीजिएगा, ताकि एक खतियान बनने के प्रोसेस में आपका अस्थाई पता आपके गांव का ही दर्ज किया जा सके। जैसे आपका हो सकता है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड जहां पे आप वोट देते हो वहीं का एड्रेस रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप इसके साथ वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो अस्थाई पता से संबंधित जो भी प्रमाण आता है, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसमें लगा दीजिए, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट लगा दीजिए। जो भी आपका जिस पेपर पे आपका अस्थाई पता का जिक्र होगा वो अस्थाई पता वाला इसमें जो भी पेपर है, जो भी प्रमाण है वो लगा सकते हैं।